एपिसोड 10 के स्टार्ट में हम म्यूजिक को देखते हैं। उसे एक मैगजीन मिलता है जो कि पूरी इंग्लिश में होती है, इसलिए वो रियो के रूम में जाती है डिक्शनरी को ढूंढने के लिए। वहाँ पर पहुंचकर वो ड्रॉर्स खोल रही थी, तभी उसे बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है और ये सारी भी इंग्लिश में लिखी हुई थी। हाईसुक का कॉल आ जाता है और वो बताती है कि सोंगयो बहुत ही बीमार है। अगले सीन में देखते हैं कि रियो की मॉम हाईसुक के मॉम के साथ उनके घर पर जा रही थी, क्योंकि हाईसुक चाह रही थी कि वो सोंगयो के लिए टेस्टी दलिया बना दे। तो उसे बताने लगती है कि हर साल होता है, विंटर और समर के बीच में वो हर बार बीमार पड़ता है। पिछली बार भी मैं और ग्योन तुम्हारे हस्बैंड के हॉस्पिटल में लेके गए थे सोंगयो को। जानकर हाईसुक को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसे इन सब की जानकारी नहीं थी, जबकि सोंगयो उसका खुद का बेटा है। ये दोनों घर के बाहर पहुंच जाते हैं और बाहर से उन्हें रियो और सोंगयो की आवाज आने लगती है। वो घर के अंदर आए तो उन्होंने सोंगयो की पूरी बात सुन ली थी। सीन वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर रियो की मॉम ने रियो को कस के गले लगा लिया था। काफी देर रोने के बाद रियो की मॉम कहती है चलो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। रियो समझाने लगती है कि मॉम मैं अब ठीक हूँ। उसकी मॉम कहती है तुम ऐसे कैसे ठीक हो गई, पहले तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा और पूरा चेकअप करवाना होगा। रियो बताने लगती है कि उसकी सर्जरी हो चुकी है, वो भी 3 साल पहले, और अब वो बिल्कुल ठीक है। रियो की मॉम कहती है 3 साल पहले तो तुम यूएस में थी, तब से ये बीमारी तुम्हें थी, क्या ये सच है? रियो फिर कहती है हाँ ये सच है। वो सोंगयो से भी पूछ लेती है कि इस बार भी तुमने मुझसे ये छुपाया? तो सोंगयो कहता है मुझे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मुझे जस्ट अभी पता चला है। रियो अपनी मॉम से सॉरी कहने लगती है और मैं उसे इस बात को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी कि उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। वो हर बड़ी में घर की तरफ निकल जाती है और रियो भी रोते हुए अपनी मॉम के पीछे जाती है। सोंगयो भी पीछे जा रहा था, लेकिन हाईसुक उसे रोक लेती है। घर पर रियो के डैड और डोंगजिन दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी यहाँ पर दोनों आते हैं और रियो की मॉम रियो के डैड को बता देती है कि रियो को कैंसर है। रियो के डैड को कुछ समझ नहीं आता, तभी डोंगजिन भी रियो से पूछता है ये कैसा मजाक है, क्या कोई ऐसा मजाक करता है? तभी रियो की मॉम ऊपर जाने लगती है और सभी उसके पीछे पीछे जाते हैं। रियो की मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे बिलीव करे। वो रियो की टी शर्ट ऊपर करती है और वो देखती है कि रियो ने सच में सर्जरी करवाई थी। कि मॉम कहती है इसी वजह से तुम बाथ हाउस नहीं जाना चाहती थी। के बाद मियो से उसकी सारी दवाइयाँ निकालती है और उसे पूछती ये सब क्या है, अगर तुम बीमार नहीं हो तो इतनी सारी दवाइयाँ क्यों ले रही हो? रियो कहने लगती है सारी दवाइयाँ सिर्फ हेल्थ के लिए है, न्यूट्रिशन वगैरह और कुछ नहीं। रियो की मॉम कहती है क्या इसी वजह से तुमने एंगेजमेंट तोड़ी थी? रियो के डैड रोते हुए कहने लगते हैं मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी रियो कहती है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि उस टाइम पर उसने मेरा बहुत ही ध्यान रखा था। उसने अपने भी काम की छुट्टी ली और पूरा दिन मेरे साथ रहा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो और सफर करे, इसलिए मैंने ये सब खत्म कर दिया। मॉम कहती है कि पेरेंट्स तुम्हारे लिए मजाक है जो तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का मुझे हक है। तुम्हारे जन्म से नहीं, उससे पहले से मैं तुम्हें सींच रही हूँ। मैंने जो खाया पिया वो तुमने खाया पिया, इस तरह मैंने तुम्हें ग्रो किया, तुम मेरे ही बॉडी का एक पार्ट हो। हमारे साथ इतना कुछ हो गया, क्या मुझे ये जानने का बिल्कुल हक नहीं है? रियो के डैड कहने लगते हैं भले ही हम लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें हमें बताना चाहिए था, चाहे तुम कहीं पर भी होती हम चले आते। रोते हुए कहने लगती है प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आप सभी को बताना चाहती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि पहले मैं ठीक हो जाऊँ। रियो के डैड उसे पूछने लगते हैं कि अब वो उसे सच बताए उसके हेल्थ के बारे में। बताने लगती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। नीचे डोंगजिन अपनी मॉम को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी मॉम नीचे बेसमेंट में चली जाती है और इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। बाहर रियो के डैड भी अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और म्यूजिक भी नीचे अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इंस्ट्रूमेंट बजाने के बाद वो बहुत ही रोने लगती है और अपने आप से सवाल करने लगती है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, आखिर उसे ही इतनी बड़ी बीमारी क्यों हुई? सारी मेरी ही गलती है, मैंने उसका सही से ध्यान नहीं रखा और मेरी फूल से बच्ची को इतनी बड़ी बीमारी हो गई। सोंगयो की मॉम उसके लिए दलिया बना कर लाती है और वो भी बहुत ही शौक थी रियो के बारे में जानकर। उसकी मॉम उसे पूछने लगती है क्या तुम सच में उसके बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि 3 साल पहले तुम बिजनेस ट्रिप के लिए यूएस गए हुए थे, तब भी तुम्हें पता नहीं चला था कि रियो को कैंसर है। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि सोंगयो रियो से ही मिलने के लिए जा रहा था। तभी मोयुम का उसके पास कॉल आता है। मोयुम उसे कह रही थी तुम यूएस में हो, इस जाकर रियो से भी मिल लेना, कई दिन से उससे मेरी बात नहीं हो पा रही है। सोंगयो कह रहा था कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, लेकिन हकीकत में वो उसके हॉस्टल के बाहर आ चुका था। से वो आगे बढ़ता है, रियो वहाँ से निकलती है, लेकिन रियो अकेली नहीं थी, उसके साथ योंगजुन भी था। उन दोनों को साथ में देखते ही सोंगयो पीछे मुड़ गया। इस ट्रिप के दौरान कई दिन सोंगयो वहीं पर रुका। रियो को जब पता चला कि सोंगयो यूएस आया हुआ है तो उसने उसे कई बार कॉल किए, कई मैसेज किए, लेकिन सोंगयो ने किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं किया। सोंगयो सोचने लगता है कि उस टाइम पर जब मैंने उसे देखा था तो वो बहुत थकी हुई और बीमार लग रही थी, लेकिन मैंने इस बारे में नहीं सोचा और उसे पूछा भी नहीं क्या वो ठीक है। मैंने बस अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से अपने चारों तरफ कैप बना ली थी, जबकि रियो मुझे इशारा कर रही थी कि उसकी लाइफ कितनी डार्क में है। अगली मॉर्निंग रियो के डैड रियो के लिए हेल्दी खाना बना रहे थे, तभी वहाँ पर म्यूजिक आती है और दोनों फ्रिज में रखे स्पून को अपने आइस में लगाने लगते हैं ताकि उन्हें थोड़ा फ्रेश फील हो।
अभी यहाँ पर रियो आ जाती है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। वो अपने डैड से कहती है आपको बोरिंग खाना बनाने की क्या जरूरत थी, आप तो वो की बनाई है ना, मुझे वो सब खाना है। क्योंकि डैड कहते हैं तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए, भले ही तुम अभी ठीक हो फिर भी तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, और हाँ अगली बार जब तुम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाओगी तो मुझे भी साथ ले जाना। रियो कहती है आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसके डैड उसे देखने लगते हैं तो रियो कहती है हाँ ठीक है आपको भी लेकर जाऊंगी। फिर हाईसुक मोयम की मॉम को कॉल करके रियो के बारे में बता देती है। मोयम की मॉम भी ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड होती है, उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि रियो को कैंसर है। वो भी इमोशनल होने लगती है। तभी यहाँ पर मोयम भी आ जाती है और मोयम को भी इस बारे में पता चल जाता है। अगले सीन में हम मोयम को रियो के रूम में आते हुए देखते हैं। उसके पास आकर बैठ जाती है और कहने लगती है मुझे लगा मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ, पर मैं परफेक्ट नहीं हूँ क्योंकि मैंने कई पेशेंट को हैंडल किया है, उनके सिचुएशन को समझ भी लिया था, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। अचानक कोरिया आ जाना, तोबा की खाने पर इतनी मिर्ची लगना, और यहाँ तक मैं तो ये भी नहीं जान पाई कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। रियो कहती है अब तुम रोना तो स्टार्ट नहीं कर दोगी। तो मोयम कहती है मैं बिल्कुल नहीं रोने वाली। सहक कर लेती है और कहती है मैं बस ये करना चाहती हूँ। उसे कहती है सच में तुम कितनी पतली हो गई हो। रियो उससे कहती है अगर तुम्हें मेरे लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो मुझे खाना खिला देना। इधर हॉस्पिटल में जॉन्ग के हाथों में रियो का रिपोर्ट कार्ड लग चुका था। रिपोर्ट कार्ड में रियो का नाम देखता है तो बहुत ही शॉक्ड होता है। वो डॉक्टर से पूछता है इस बारे में तो डॉक्टर उसे बताता है कि इमरजेंसी में 2 दिन पहले एक लड़की आई थी, उसे स्टमक कैंसर है और उसी की ये रिपोर्ट है। अगले सीन में जॉन्ग को हम सोंगयो के साथ देखते हैं तो उसने रियो के बारे में बात करने के लिए उसे बुलाया था। उसे पता चलता है कि सोंगयो को इसके बारे में पता है। सोंगयो पूछने लगता है कि रियो की रिपोर्ट में क्या आया है। कि डैड उससे कहते हैं वो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन उससे शेयर नहीं कर सकते। रियो को वो हमेशा से अच्छी बच्ची मानते हैं क्योंकि सारे लोग उसके आसपास ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन रियो उसके आसपास कभी भी ऑकवर्ड फील नहीं करती, इसलिए शुरू से रियो उसे पसंद है। सोंगयो कहता है कम से कम आप मुझे ये तो बता सकते हो कि रियो ठीक है या नहीं। उसके डैड कहते हैं तुम रियो को हॉस्पिटल ले आना, मैं मेक श्योर कर लूंगा कि रियो ठीक है या नहीं। दूसरी तरफ रियो की मॉम बाकी सभी लेडीज से मिलने के लिए आती है और ये तीनों यहाँ पर उसके लिए कंसर्न होने लगते हैं, लेकिन मियोसुक को ये जानकर बुरा लगता है कि हाईसुक ने पहले ही सबको सब बता दिया। रोज से लड़ने लगती है तो मोयम की मदर कहती है वो ऐसा कुछ नहीं चाहती, हम सभी दोस्त हैं इसलिए बस तुम्हारे लिए कंसर्न कर रहे हैं, हम भी मदर्स हैं इसलिए हम तुम्हारे दर्द को समझ सकते हैं। फिर मियोसुक रियो के बारे में सोचकर रोने लगती है और ये तीनों उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। इधर डोंगजिन भी रियो के लिए काफी परेशान हो रहा था। वो भी स्टमक कैंसर को सर्च कर रहा था और उसे समझ नहीं आता कि रियो तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, फिर उसे ये बीमारी कैसे हो गई। वो गुस्से में एक पत्थर को किक मारता है। वहाँ से नायुन वॉक करते हुए जा रही थी, इधर उसे लगी नहीं थी, उसके पास से निकल गई थी। डोंगजिन इसके लिए जल्दी से माफी मांगता है। नायुन पूछने लगती है कि वो अभी जिम पर क्यों नहीं है। डोंगजिन कहने लगता है मैंने छोड़ दिया। नायुन कहती है अच्छा तो तुम्हें फायर कर दिया। डोंगजिन कहता है मुझे फायर नहीं किया गया है, मैं खुद ही निकल कर आया हूँ। नायुन कहती है मुझे जॉब का बहुत ही एक्सपीरियंस है और मैं जानती हूँ जरूर तुम्हें फायर कर दिया होगा, देखो अभी भी टाइम है, जाओ और वापस ज्वाइन कर लो क्योंकि तुम बाद में रिग्रेट करने वाले हो। कहकर नायुन दौड़कर यहाँ से निकल जाती है। आगे मोयम को देखते हैं जो रास्ते पर चल रही थी और उसके पीछे डेनो भी था। डेनो उसे बुलाता है लेकिन मोयम बहुत ही सैड थी कि वो इस वक्त रियो के बारे में सोच रही थी। फिर डेनो उसे बुलाने के लिए आता है तो मोयम उसे सडनली उठाकर पटक देती है और इस दौरान वो रोने भी लगती है। अगले सीन में हम इन दोनों को डेनो के घर में देखते हैं। मोयम कहती है अगर तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है तो मैं दवाई लेकर आती हूँ। डेनो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर तुम ठीक नहीं हो, पता है तुम मुझे अपना सीक्रेट बता सकती हो, ये जगह बहुत ही अच्छी है सीक्रेट रखने के लिए। मोयम कहती है हाँ पहले भी यहाँ पर किसी ने सीक्रेट शेयर किए थे। फिर वो दीवार के उस पर इशारा करती है। इससे डेनो को समझ आ जाता है कि सोंगयो और उसकी बात उसने सुन ली थी। मोयम भी अपनी बातों को अपनी फ्रेंड के नाम पर बताने लगती है। तो मेरी फ्रेंड है उसकी एक क्लोज फ्रेंड है, दोनों बचपन से एक साथ है, दोनों साथ में खेले कूदे हैं और बड़े भी हुए हैं, उन दोनों के बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रहा। लेकिन अचानक मेरी फ्रेंड को पता चला है कि उसकी फ्रेंड को स्टमक कैंसर है। अब मुझे इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मुझे इस बारे में कैसे पता नहीं चला। वो कहने लगती है ये मेरे बारे में नहीं था, मेरी फ्रेंड के फ्रेंड के बारे में है। डेनो कहने लगता है मैं सब कुछ समझ गया। मोयम कहने लगती है पता नहीं रियो को कैंसर कैसे हो गया, मैं उसको इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। डेनो कहता है अपने आंसू को होल्ड मत करना, तुम्हारा जितना मन करता है तुम यहाँ पर रो सकती हो। डेनो उसे बताने लगता है कि वो उसकी फीलिंग्स को समझ सकता है क्योंकि ऐसा ही हादसा उनके साथ भी हुआ था। अचानक उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था और उस दिन उसने अपनी वाइफ को खो दिया था। नंदू को भी चोट लगी थी और वो ऑपरेशन रूम के अंदर थी। उसके हालात ऐसे थे
जिससे उसे लग रहा था कि वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर बाद में सब कुछ ठीक हो गया कि योंदो ठीक हो गई और उसके लाइफ में वो लौट आई। तो इसी तरह रियो भी ठीक हो जाएगी और अपने नॉर्मल लाइफ में लौट आएगी। मोयो भी उसकी तरफ देखती है और वो भी आंसू को होल्ड कर रहा था। वो उसे कहती है तुम भी अपने आंसू को होल्ड मत करो। फिर वो जल्दी से उसके दोनों गालों पर हाथ रख देती है। डेनो के आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं। फिर अचानक मोयम के माइंड में पता नहीं क्या आता है, वो डेनो को किस कर देती है। ऐसे वो देखती है कि उसने क्या कर दिया तो वो अचानक खड़ी होती है, लेकिन इसी चक्कर में उन दोनों का सर टकराता है और डेनो को फिर से चोट लग जाती है। लेकिन मोयम इस बार उसे नहीं देखती और तुरंत यहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ हाइसुक को हम मिनिस्टर के साथ देखते हैं। मिनिस्टर उससे पूछता है कि तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा। फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिनिस्टर ने उसे क्या ऑफर दिया था। उसे कहा था कि तुमने बहुत काम किया है, जहाँ पर भी भेजा गया तुम वहाँ पर गई और अपना बेस्ट दिया। अब तुम्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए और अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंट में हाइसुक कहती है मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रहे थे, लेकिन सच में कोई सी भी कंट्री होगी मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। मिनिस्टर कहता है अब इन बात का कोई मतलब नहीं है, ग्रुप ने डिसीजन लिया है और वो चाहते हैं कि तुम रिजाइन कर दो। फिर हाइसुक कहने लगते हैं कि इस पर तुमने अपनी सहमति दे दी। इस पर मिनिस्टर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पूरे ग्रुप का डिसीजन है। फिर रात को रियो टहलने के लिए बाहर निकलती है, तभी सोंग्यो ऑफिस से आ रहा था। अगले सीन में हम इन दोनों को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। रियो से पूछती है तुम मुझ पर गुस्सा हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था। रियो कहता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। रियो कहती है हाँ ये सब कुछ इसी वजह से है, इसी वजह से तुम मुझसे मुंह फुला रहे हो। आज तुमने पूरे दिन मुझसे बात नहीं की और न ही कॉल किया। वैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए। हमारा रिएक्शन तो सेम ही लग रहा है। मेरे मॉम डैड दिन भर रो ही रहे हैं, यहाँ तक कि डोंगजिन जैसा ढीठ लड़का भी पीला पड़ गया है, लेकिन तुम वैसे के वैसे ही हो, इसलिए तो मैं इसे सीक्रेट रखना चाह रही थी। सोंग्यो खड़ा हो जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है तुम बहुत ही कावर्ड हो, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम्हें किसे बताना चाहिए और किसे नहीं। तुमने जानबूझकर अकेलेपन को चुना। तुम किसी की केयर नहीं करती, ना मेरी ना तुम्हारे मॉम डैड की, और तुम्हें तो लगता है तुम ही समझदार हो और तुम हर चीज को हैंडल भी कर सकती हो। रियो भी चिल्लाने लगती है और कहती है मैं सबकी परवाह करती हूँ इसलिए नहीं बताया था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ सभी नीचे गिर जाए। सोंग्यो कहने लगता है हम साथ में नीचे गिरेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, हम में से किसी को डर नहीं है नीचे गिरने के, तुम्हें सिर्फ अपने मन की करनी आती है। जब मैं बचपन में बीमार हुआ करता था और मुझे किसी की जरूरत पड़ती थी तो तुम हमेशा मेरे साथ चिपकी रही, लेकिन सेम चीज तुमने मुझे नहीं करने दिया। तभी रियो को गुस्सा आता है और वो कहती है तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, क्या मेरे बताने से सब कुछ बदल जाता। रियो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। सोंग्यो भी जा रहा था, तभी देखती है कि यहाँ पर योंगजुन भी है। योंगजुन उससे कहता है मैंने भी सेम बर्ताव किया था, उस पर चिल्लाया और गुस्सा दिखाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोंग्यो उससे पूछता है कि उस टाइम पर वो बहुत पेन में थी। योंगजुन कहता है हाँ वो थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली भी है। दूसरी तरफ हम रियो के मॉम डैड को छत पर देखते हैं। वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे और दोनों अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे कि रियो की इस हालत के जिम्मेदार वो दोनों ही है। रियो की मॉम ने उस पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया जितना वो डोंगजिन पर देती थी। रियो जब जॉब छोड़कर कोरिया भी आ गई थी तब उसने उसके साथ बुरा बर्ताव भी किया और वो इसके पीछे का कारण नहीं जान पाई थी। अगर वो रियो से इतनी सारी उम्मीदें नहीं लगाती तो शायद रियो अपने आप को इतना फोर्स भी नहीं करती। रियो के डैड भी अपने ऊपर ब्लेम देने लगते हैं कि उसने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा, उसने अपने लाइफ में ठीक का काम भी नहीं किया और अपने साथ अपने परिवार को भी इस दलदल में घसीट लिया। ऐसी ही बातें करते हुए ये दोनों फिर से रोने लगते हैं। रियो भी इनकी बातें सुन रही थी, वो भी बस रोए ही जा रही थी। अगले दिन सोंग्यो अपने काम पर होता है और वो योंगजुन की बातों को याद कर रहा था। सर्जरी के बाद 1 साल बीत गया था, वो ठीक थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसे डिप्रेशन होना शुरू हो गया और काफी लंबे टाइम से वो इससे सफर भी कर रही है। तभी सोंग्यो के पास रियो की मॉम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रियो सुबह से घर पर नहीं है। सोंग्यो हर जगह जाता है रियो को ढूंढने के लिए, आसपास के सारे जगहों में जाकर देख कर आता है, उसे रियो कहीं पर भी नहीं मिलती। तो उसे याद आता है कि एक बार उसने गुस्से में घर छोड़ दिया था और तब वो बीच के पास मिली थी। सोंग्यो जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाता है और यहाँ पहुंचकर देखता है कि रियो सच में यहाँ पर बैठी हुई है। सोंग्यो जाते ही उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम कैसी लड़की हो, अब बिना बताए यहाँ पर आ गई, वो भी अपना फोन घर पर छोड़कर। रियो कहने लगती है मैं यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आई हूँ, तो प्लीज चिल्लाना बंद करो। सोंग्यो कहता है यही तो तुम्हारी आदत है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, फोन भी घर पर छोड़ के आई और किसी को कुछ भी नहीं बता कर आई। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम घर में कितनी परेशान हो रही है। रियो कहती है मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना। ये कहकर वो जा रही थी तो सोंग्यो उसे अपने पीठ में उठा लेता है और जबरदस्ती उसे पानी के अंदर ले जाता है। रियो उसे कहती क्या तुम पागल हो गए हो, ये सब तुम क्या कर रहे हो। सोंग्यो कहता है तुमने कहा था ना तुम मेडिटेशन कर रही हो, तो पानी के अंदर तुम अच्छे से कर पाओगी और फ्रेश भी फील करोगी। रियो कहती है हर बार तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखता नहीं मैं बीमार हूँ, हार्ड टाइम से तुम नहीं मैं गुजर रही हूँ, तुम्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए ना कि मुझ पर चिल्लाना चाहिए। सोंग्यो कहता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, मैं अपने आप से नाराज हूँ। तुमने मुझे साइन दिया था कि तुम बीमार हो, लेकिन तब मैंने अपनी आंख और कान बंद कर लिया था। कहते हुए उसे मारने लगती है और उसे कहती है तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए थे,
मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी। मॉम डैड को बताती तो उन्हें सदमा लगता, लेकिन तुमने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तुम्हें पता है मैं कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। सब कहते हुए रियो उस पर सारी भड़ास निकाल देती है। अगले सीन में दोनों बैठकर बनाना मिल्क पी रहे होते हैं, यहाँ पर दोनों पुरानी बातों को भी याद करने लगते हैं। वैसे मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे महसूब और नादानियां की है। देखा जाए तो मेरे मुकाबले डोंगजिन कुछ भी नहीं है। तभी सोंगयो के पास उसके डैड का कॉल आने लगता है और वो रियो से बात करना चाह रहे थे। वो पहले हिचकिचाती है, लेकिन सोंगयो कहता है तुम्हें बात तो करनी होगी। रियो बात करती है और पता चलता है कि वो अब बिल्कुल हेल्दी है, उसे बस इन्फेक्शन हो गया था। सोंगयो ये सुनता है तो बहुत ही खुश होता है। वो रियो को जल्दी से हक कर लेता है। रियो से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो सोंगयो कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी, बस मुझे हक करने दो। रियो भी उसे होल्ड करना चाह रही थी पर वो रहने देती है। दूसरी तरफ जोंग जैसे ही अपने काम से फ्री होता है तो उसे अपनी वाइफ का ख्याल आता है। वो उसे मैसेज करता है बाहर जाकर लंच करने के लिए। तुरंत रिप्लाई भी आ जाता है। जोंग भी जल्दी निकल जाता है और आज उसके चाल में एक अलग ही खुशी थी। इसुक ने उसे जहाँ पर बुलाया था वो वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर वो फिर से मिनिस्टर को अपनी वाइफ के साथ देख लेता है। जोंग की सारी खुशी पल भर में फिर से खत्म हो जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे फिर से यहाँ से चला जाता है। इधर सोंगयो और रियो दोनों कार में होते हैं और दोनों घर की तरफ आ रहे थे। उससे कहती है आज मोयुम ने भी सेम चीज किया था, तुमने भी हक किया उसने भी हक किया, अब तुम दोनों फ्रेंडशिप मुझे ऐसे दिखाओगे? तो सोंगयो कहता है उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हारा फ्रेंड नहीं रहा और तुम जानती हो ऐसा क्यों है। फिर ये दोनों घर वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सोंगयो यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकता। रियो से पूछती है हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम रियो के मॉम डैड डोंगजिन और मोयुम को रेस्टोरेंट में देखते हैं। ये रियो को सरप्राइज करने के लिए चुपकर बैठे हुए थे, लेकिन मोयुम कहने लगती है उन्होंने तो कैंडल को जलाया ही नहीं। वो माचिस ढूंढने लगते हैं। तभी सोंगयो और रियो दोनों अंदर आ जाते हैं। रियो जल्दी से लाइट जला देती है और उन्हें उसी पोजीशन में देख लेती है। सरप्राइज की टाइमिंग थोड़ी गलत हो जाती है, लेकिन फिर उसे वो सरप्राइज कर ही देते हैं। उनके डैड बताने लगते हैं कि ये सोंगयो का आइडिया था। सोंगयो ने कॉल करके बता दिया था कि रियो उसे मिल गई है और उसके घर आने की खुशी में हम लोगों को पार्टी देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उसके लिए ये सब प्लानिंग की। ये सब अब बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए और रियो के डैड अपने डिश के बारे में बताने लगते हैं कि उसने अपनी बेटी के लिए स्पेशल कौन कौन से डिश बनाए हैं। सभी रियो के मॉम को भी फोर्स करने लगते हैं छोटा सा स्पीच देने के लिए। रियो की मॉम बताती है कि रियो उसके लिए कितनी स्पेशल है। वेल आगे पार्टी स्टार्ट हो जाती है और ये सभी जमकर खाना खाते हैं। उन्हें ओवरलोड खाना खा लिया था। मोयुम कहती है उसका पेट तो बिल्कुल फुल हो चुका है। फिर रियो भी अपना पेट पकड़कर कहने लगती है हाँ मैं भी ऐसा ही फील कर रही हूँ। सभी रुक जाते हैं। वो कहती है नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, बस खाना ज्यादा खा लिया है। ये सभी बहुत ही हंसी मजाक करते हुए घर जा रहे थे और रियो सच में बहुत ही खुश थी। इनके पीछे हम योनजुन को देखते हैं जो रियो को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे एहसास हो जाता है कि रियो की असली खुशी उसके परिवार के साथ है। दूसरी तरफ जोंग घर आता है तो हाईसुक टेंशन में बैठी हुई थी। हाईसुक उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जोंग कहता है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है और वो पहले अपनी बात कर देता है कि उसे उससे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर हाईसुक बहुत ही हैरान होती है। इधर होंगजुन रियो के घर के बाहर खड़ा था। तो लास्ट बार कॉल करता है और उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताने लगता है कि सच में वो उसे बहुत ही प्यार करता है और वो उसे बहुत मिस भी करने वाला है और इस वक्त वो जिस प्लेस में है वही प्लेस उसके लिए सेफ भी है। लास्ट बार कॉल किया है क्योंकि कल वो फिर से यूएस जा रहा है। रियो भी उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने भी अपना गुस्सा उस पर निकाला था। आखिर में योंगजुन उसे बाय करके कॉल रख देता है। अगले मॉर्निंग रियो और सोंगयो बहुत ही फ्रेश फील कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हुए अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सोंगयो जब ऑफिस में आता है तो वो सबसे पहले अपने गमले को धूप लगाता है। गार्डनर ने उसे बताया था कि उसे अपने पौधे का किस तरह से ध्यान रखना है, तरह वो अपनी ट्री की सारी बातें भी सुन पाएगा। सोंगयो के पास एक मैसेज आता है और रात को हम सोंगयो को रियो के कमरे में आते हुए देखते हैं। रियो जैसे लेटी हुई थी वो उसी कपड़ों में उसे बाहर ले आता है और वो उसे एयरपोर्ट ले आया था। दरअसल सोंगयो के पास योंगजुन का मैसेज आया था कि आज रात को उसका फ्लाइट है और वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है और वो रियो का ध्यान रखे। लेकिन सोंगयो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन ये भी सच है जब वो बीमार थी तो योंगजुन ने ये उसका ख्याल रखा था और वो यूएस से कोरिया इतनी दूर सिर्फ रियो को लेने के लिए आया था, तो उसका फर्ज तो बनता है कि ज्यादा टाइम वो दोनों उसे सेव करने आए। सोंगयो उसे थैंक यू कहता है रियो का ख्याल रखने के लिए। फिर रियो भी उससे मिलती है और उसे कहती है मुझे इस तरह एयरपोर्ट नहीं आना चाहिए था, मतलब मैं जैसी थी वैसे उठकर आ गई और मैं बहुत हॉरिबल लग रही होंगी। योंगजुन कहता है नहीं तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। रियो दिल से उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था। योंगजुन भी उसे थैंक यू कहता है उसकी लाइफ में इतना प्यार लाने के लिए। आखिरी बार दोनों हैंडशेक करते हैं जिसके बाद योंगजुन अपने फ्लाइट के लिए निकल जाता है। यहाँ पर रियो इमोशनल होने लगती है तो सोंगयो अपना जैकेट उतार कर उसके सिर पे रख देता है ताकि रोते हुए उसे कोई भी ना देखे। रियो खड़ी होकर रो रही थी और सोंगयो उसके पास में खड़ा था। इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।